नमस्कार बच्चों। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 21 भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय पढ़ने जा रहे, जिसका यह सेशन नंबर दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने मदन मोहन मालवीय इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता और पिताजी के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना और फिर उनकी शिक्षा बचपन उनकी शिक्षा कहाँ हुई, यह सब हमने संक्षिप्त रूप में जाना। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने इसके पहले सेशन में अध्ययन किया। अब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से इस सेशन में पढ़ेंगे। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया है। अब देखिए, यह बहुत ही विद्वान थे, पंडित थे और अस्पृश्यता के विरोधक माने जाते थे। छुआछूत उन्हें समाज में बिल्कुल भी पसंद नहीं था और राष्ट्रीय विकास में ये सबसे बड़े बाधक मानते थे। इसीलिए उन्होंने पौराणिक ग्रंथों के दाखलों के माध्यम से अस्पृश्यता संबंधी अपने विचारों को प्रखरता के साथ व्यक्त किया है। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं के भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखे, ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। अब देखिए, यह उस समय की बात है जब हमारे देश में स्त्रियों को बहुत ही निम्न स्थान से देखा जाता था। स्त्रियों का हमेशा दुय्यम दर्जे से देखा जाता था। स्त्रियों को घर के चार दीवारों में बंद किए जाते थे। शिक्षा उनको देना कतई पसंद नहीं किया। समाज का एक वर्ग ऐसा था जहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा देने के विरोधक थे। ऐसे सामाजिक वातावरण में रहते हुए भी मालवीय इनके जो विचारधारा थे स्त्रियों के प्रति, यह बहुत ही प्रबल और प्रगाढ़ दृष्टिकोण उनका दिखाई दे रहा है। आज की जो हम देखते हैं कि स्त्रियों को जो आज हम देखते हैं, आज इतने शिक्षित हो गए हैं, ऊंचे ऊंचे पद उन्होंने ग्रहण किया है। आज पुरुषों के बराबर वह हर क्षेत्र में अपना स्थान निर्माण करे, फिर भी उनकी जो अवस्था होती है वह अपनी इस अवस्था का विरोध करना उनके लिए आज की नारी को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, वही विचारधारा आज के अगर हम देखते हैं आधुनिक विचारधारा, उस समय मालवीय इनके अंदर दिखाई देते कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी महिलाओं के समान हमारे भारतीय स्त्रियों को भी पिस्तौल और बंदूक कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए। क्योंकि अगर उन पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो जाए तो अपना खुद का रक्षा स्त्रियों को खुद करना आना चाहिए, वह कभी भी किसी पर निर्भर ना बने रहे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। यह उस समय का समाज था, या उस समय स्त्रियों को बाल विवाह के बंधनों में जल्दी ही बंधना पड़ता था। स्त्री विधवा जब हो जाती थी तो उनको सती की प्रथा थी, शिक्षा से उनको दूर रखा जाता था। ऐसे समय में भी वे अपने विचारों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मालवीय इनके जो विचार थे वह आधुनिक विचारधारा के, आधुनिक प्रवाह के, बौद्धिक विचारधाराओं के वे पंडित थे, जो हमेशा बाल विवाह के विरोधक रहे थे और समाज के प्रगति के लिए स्त्रियों की शिक्षा होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार के विचार वह रखते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उनमें गौ रक्षा भी प्रमुख विषय था। उनका मानना था कि गौ भारतीय संस्कृति का सनातन केंद्र बिंदु है। इसके लिए उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी किए। गौ रक्षा अर्थात गौ गाय हमारे यहाँ पूर्वजों के, अगर हम देखते पूर्वजों से हमारी परंपरा आती रही है कि गाय को हम माता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है, उसके आरोग्य के लिए अपने जीवन का बलिदान देती है, उसी प्रकार से गौ माता भी हमें क्या करती है, उसका
दूध पिलाकर हम मानव क्या करते हैं, अपने जिस प्रकार से एक माँ अपना दूध पिलाकर बच्चों का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से गाय भी अपना दूध पिलाकर समस्त मानव वर्ग का लालन पालन पोषण करती है। गाय का दूध मनुष्य के लिए बहुत ही आरोग्यदायक होते हैं। गाय का दूध और उसे बने हुए जो चीज होते हैं, वस्तुएं, खाने के जो पदार्थ होते हैं, उसे मनुष्य को बहुत ही उपयोगी होता है। इसी कारण यहाँ पर माँ के स्थान पर गाय का पूजा की जाती है। तो इसी बात को नजर में रखकर उन्होंने गौरक्षण आंदोलन भी चलाए हैं। महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। अब देखिए, वे समाज सुधारक थे, राजनीतिज्ञ थे, उसी के साथ साथ वो सबसे बड़े शिक्षा शास्त्री भी माने जाते थे। उन्होंने हमारे देश का विकसित न होने का कारण हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित था, यह माना है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे जो मूल कारण होती है वह अशिक्षा ही मानी है। उन्होंने उस समय शिक्षा में प्राचीन और नवीनता, आधुनिकीकरण और प्राचीन, इनका एक अलग तरीके से समन्वय कहा है, दिखाया है। और इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि वे पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। अर्थात नवीनता का स्वीकार और पुराने प्राचीन संस्कारों को या संस्कृति को लेकर नवीन आधुनिकीकरण का मिलाप वो चाहते थे, एकत्रीकरण चाहते थे या समन्वय चाहते। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने भारत के लिए किया था। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। तो भारत के हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कोई भी अपने गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इसी कारण उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं की या संगठनों की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 5 फरवरी 1916 ईस्वी सन में बसंत पंचमी के दिन हुई। निसंदेह मालवीय जी का यह सबसे बड़ी कृति है। मालवीय जी कोई राजा महाराजा नहीं थे, संतोषी उनका परम धन था, फिर भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठा लिया। अब देखिए, वह कोई पूर्वजों से या वह कोई राजा महाराजा नहीं थे, अर्थात कोई वह धनी संपन्न व्यक्ति नहीं थे जो पूर्वजों से उनके पास धन दौलत थी। लेकिन उन्होंने जो बड़े बड़े सपने देखे थे, उन्होंने उसके लिए मेहनत की, कष्ट की। वह हर स्थिति में जो स्थिति उनके सामने आई उसमें वो खुश रहना चाहते थे, समाधानी रहना चाहते थे। संतोषी उनके जीवन का परम धन था। फिर भी इस प्रकार के जो विश्वविद्यालय की स्थापना करनी थी, उनके लिए उनको जिस प्रकार की धन संपत्ति की आवश्यकता थी वह उनके पास नहीं थी। तो उसके लिए उन्होंने अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठाने में भी उन्हें किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं हो रहा था। सर्वप्रथम झोला उठाकर उन्होंने अपने पिता से ही 50 रुपए का दान मांगा था। सर्वप्रथम अपने पिता से 50 रुपए का दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की और जीवन पर्यंत फकीर ही रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांगकर तथा राजे महाराजाओं को कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया। हिंदू और मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने भले ही अपने जीवन के स्वप्नों को पूरा करने के लिए वह हर स्थिति में अपने देश के विकास में ही योगदान दे रहे थे। वह चाहते थे कि समाज का हर वर्ग शिक्षित हो जाए और इसीलिए उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की और उस संस्थाओं को पैसे इकट्ठा करने में उन्होंने किसी भी प्रकार का अफसोस व्यक्त नहीं किया है, बल्कि उन्होंने झोला उठाकर राजा महाराजा उनसे भी भिक्षा मांगी है, आम जनता से भी भिक्षा मांगकर उन्होंने धन इकट्ठा किया और इस प्रकार अपने देश के विकास के लिए पूरा समाज शिक्षित हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षा ही हर क्षेत्र में एक अलग विकास ला सकता है। और इसी कारण उन्होंने इस प्रकार
की व्यवस्था की। हिंदू और मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में उतर पड़े थे। इस प्रकार अपने साहस, उत्साह, लगन और तपस्या के द्वारा मालवीय जी ने अपनी कल्पना को मूर्त रूप दिया। अब उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उद्देश्य थे, उन्होंने उनको साक्षात करके दिखाया, आकार दिया। और इस आकार देने के लिए उन्होंने साहस, उत्साह, तपस्या और लगन, यह गुण उनके अंदर थे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते थे जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्ति के विकास में योगदान तो मिले ही, साथ ही विश्व में शांति एवं बंधुत्व की गाथा का प्रचार प्रसार होता रहे। यह ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर हर देश के हर कोने से कोई भी आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। यह विश्व बंधुत्व की नींव रखने का उनका उद्देश्य था। महामना मानवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं को खड़ा किया। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का पत्थर है। इन संस्थाओं में हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय भवन पुस्तकालय का स्थान महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से वह बहुत ही बड़े विद्वान थे, पंडित थे और बहुमुखी प्रतिभा अर्थात उनके व्यक्तित्व, बहुमुखी आयाम उनके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे अनेक संस्थाओं की स्थापना करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है तथा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। और इस प्रकार के शैक्षणिक छोटी छोटी संस्थाओं को खड़ा करके उन्होंने विश्व बंधुत्व का भावना तो रखी, उसके साथ साथ शिक्षा के महत्व को भी उन्होंने स्थापित किया और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के अपने संस्थाओं का मूल योगदान उन्होंने दिया है। इस संस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने हिंदू छात्रावास की जहाँ पर जो लोग अन्य देशों से आकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके रहने के लिए उन्होंने छात्रावास की भी निर्मित की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन और भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना भी इन्होंने की है। महामना मदन मोहन मालवीय ने अध्ययन अध्यापन के साथ कई समाचार पत्रों का संपादन किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्रों में योगदान दिया है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ इन्होंने समाचार पत्रों का भी संपादन किया है। हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर, भारत मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन ओपिनियन, सनातन धर्म आदि समाचार पत्रों का संपादन भी मदन मोहन मालवीय इन्होंने किया है तथा तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध भी इन्होंने अपने समाचार पत्रों के द्वारा किया है। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 ईस्वी सन में हुआ। विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्रनायक मालवीय जी के महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2015 ईस्वी सन को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। मदन मोहन मालवीय इनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्य आदि क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया था, इन योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार के द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार 30 मार्च 2015 में उनको दिया गया है। और इस प्रकार भारत सरकार ने भी उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनको मान्य किया है। तो बच्चों, अब तक हमने या प्रस्तुत पाठ में हमने महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन वृत्तों को विस्तार से पढ़ा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।